हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बाल अधिकारों के बारे में पढ़ा, जो राइट्स थे चिल्ड्रन के। उसके बाद हम उनके संबंध में जो प्रावधान किए गए उनके बारे में हमने पढ़ा। और बाल अधिकार की जो उद्देश्य थे उन्हें हमने बताया कि क्या क्या उद्देश्य थे, क्यों ये बाल अधिकार बनाए गए। राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में पढ़ा कि ये पॉलिसी कब आई और क्या क्या चीज़ें थी इसके अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश ने जो बच्चों के अधिकार बताए हैं, ठीक है, उसकी जो घोषणा की उसमें क्या क्या चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा। और बाल श्रम निषेध अधिनियम और ठीक है बालाश्रम और बाल श्रम, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, कि निशुल्क एवं अनिवार्य जो अधिनियम आया था शिक्षा का, ये 2009 में आया था। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी तो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व यानी जिसे डीपीएसपी के नाम से हम जानते हैं कि अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार देश में इस संविधान के लागू होने के समय से राज्य 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है इस जो ये नियम था ये किस में आया था पहले, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था। आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चाहे तो इन्हें माने चाहे तो ना माने, ठीक है, उससे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत इसे रखा गया था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और क्या कहा गया था, जब संविधान हमारा लागू हुआ है मतलब 1950 में, उसके 10 वर्ष के अंतर, ठीक है, 10 वर्ष के अंदर हमें क्या करना है कि जितने भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर था। ठीक है, तो कुछ राज्यों ने तो इसे मान लिया, कुछ राज्यों ने नहीं माना। ठीक है, क्योंकि इसे हम बाध्य नहीं कर सकते किसी भी राज्य को मानने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब है किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा बच्चे से, चाहे उसे विद्यालय शुल्क हो चाहे पाठ्य पुस्तकें हो, सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, ठीक है, राज्य की तरफ से। लेकिन अब कुछ राज्यों ने इसे माना, कुछ ने नहीं माना, क्योंकि ये इसे इसके लिए हम बात नहीं कर सकते थे, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसे मौलिक अधिकार बना दिया। और जब मौलिक अधिकार हमने इसे बना दिया तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें मानना ही मानना पड़ता है। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसी को, मतलब जो नियम ऊपर था, इसी को हमने क्या किया, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, ठीक है, ये चीज़ थी, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, इससे पहले क्या था, नीति निर्देशक तत्व था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, लेकिन अब हमने इसे क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 21 का जोड़कर। ठीक है, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। ठीक है, ये कब पारित किया गया था ये अधिकार, तो 4 अगस्त 2009 को बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था। ठीक है, 27 अगस्त 2009 को क्या किया, इसे हमने भारत का जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित कर दिया। ठीक है, कब प्रकाशित किया राजपत्र में, तो 27 अगस्त 2009 को, डेट याद रखना सारी। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना कि ये जो अधिनियम आया था इसमें कितने अध्याय थे, तो 7 अध्याय थे और 38 खंड हैं। ठीक है, और इन 38 खंडों में अगर खंड 2 की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के स्कूल बताए गए खंड 2 में, तो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला क्या है, सरकार द्वारा स्थापित स्कूल, जो सरकार स्थापित करती है। दूसरा है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, जिन निजी स्कूलों को अनुदान दिया जाता है उनकी बात की गई है। फिर अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अनुदान नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी बात हो रही है। उसका फिर विशेष श्रेणी के स्कूल, जिसमें आपके नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो आते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं केबीएस वगैरह वो आते हैं इसमें। ठीक है, तो 4 प्रकार के स्कूल किसमें बताए गए हैं, 38 खंड में, खंड 2 में बताया गया है। ठीक है, टोटल 38 खंड है जिसमें खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। अब हम इस अधिनियम की जो और प्रमुख बातें उन्हें देख लेते हैं। 2019-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्या था इसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कितनी एज पीरियड हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एज याद रखना 6 से 14 वर्ष है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 5 से 14 लिख के आ जाएगा या 6 से 15 लिख के आ जाएगा, तो याद रखना 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा को पाने या पूरा करने के लिए किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी बच्चे से आप किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते। ठीक है, ना ही उसे किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता है, चाहे वो किताबें हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए किसी के लिए भी उसे कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों को ना तो प्रवेश से रोका जाएगा, ना शिक्षा पूरी होने तक उसे निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी बच्चे को आप को प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, आप उसे प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। और जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, प्राइमरी स्कूल से।
ये चीज़ याद रखना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। ठीक है, मान लिया उसका घर दूर पड़ रहा है, एक विद्यालय उसके पास में नया खुल गया है, तो वो उसे स्थानांतरण का अधिकार है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरे स्कूल में पढ़ सकता है। ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर इस स्कूल में आ सकता है, उसे ये अधिकार मिला है। फिर है कि यदि बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, मान लिया कोई बच्चा ऐसा था जो 6 वर्ष की उसकी एज निकल जाती है, वो ज़्यादा एज का हो जाता है, ठीक है, 7 का हो जाता है या 8 का हो जाता है, अब वो प्रवेश पहले नहीं ले पाता। ठीक है, तो उसकी एज के अनुसार उसे प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 सूचियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्र जो होती है, केंद्र सूची में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं उस पर केंद्र कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में जितनी भी चीज़ें, जितने भी विषय हैं उस पर राज्य जो होगा वो कानून वगैरह बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य भी और केंद्र भी। तो शिक्षा पहले तो और किसी में था, लेकिन बाद में क्या किया, इसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। राज्य से किस में क्या नाम है ट्रांसफर कर दिया गया, तो समवर्ती सूची में से ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिल गया है शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। तो ये वीडियो आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे लाइकली मत लेना, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, अच्छे से याद करना इसे।